नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक आंखें खोलने वाली कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये कहानी काफी पुरानी है, ठीक 24 साल पुरानी। तारीख है 1 फरवरी 2002 और जगह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु के एक रिहायशी इलाके से इस दिन बेंगलुरु पुलिस को एक कॉल जाती है। कॉल करने वाला शख्स ये बताता है कि एक अपार्टमेंट में डबल मर्डर हो गया है, प्लीज आप मौके पर फौरन चले आइए। पुलिस जब ये कॉल सुनती है तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। वक्त होता है शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का। आनन फानन में कॉल मिलते ही पुलिस बताई गई जगह पर पहुंचती है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है, काफी भीड़ इकट्ठी है। सारे लोगों की आंखों में कौतूहल है, ये सवाल है कि भाई ये मर्डर हुआ कैसे, और लोगों में एक दहशत का माहौल है कि जो भी कातिल है उसने जिस तरह से भी हत्याएं की हैं वो कातिल जो है वो छुट्टा घूम रहा है। पुलिस बहुत मुश्किल से, जिस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि भीड़ को चीरती हुई पुलिस वाले, मुंबई या फिल्मों में आपने देखा होगा, आगे बढ़ती है और इस तरह से बेंगलुरु पुलिस आगे बढ़ती है। पुलिस अब उस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में पहुंचती है जहां पर यह वारदात हुई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। पुलिस वाले जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने घुसते ही देखा कि अंदर सामने फ्लोर पर एक 35-36 साल के उम्र की एक महिला की लाश पड़ी हुई है और लाश को देखने से यह क्लियर था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उस महिला के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात हुई है और शरीर के सारे कपड़े जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त थे। इसके अलावा जिस्म पर ढेर सारे कट मार्क्स थे, चोटों के निशान थे, जिसे देखने से यह भी लगता था कि उस महिला ने अपने प्राण त्यागने से पहले कातिल के साथ या कातिलों के साथ काफ़ी संघर्ष किया होगा। और पास ही पड़ी थी महज 4 साल की एक छोटी सी बच्ची की लाश, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद इस बच्ची को कातिलों ने इसलिए मार दिया कि उन्हें यह डर था कि कहीं इस बच्ची ने कातिलों को या कातिल को पहचान न लिया हो। तो कुल मिलाकर पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखने से यह लग रहा था कि महिला के ऊपर हमला हुआ, उसके साथ पहले रेप जैसी घटना हुई और फिर उसका कत्ल कर दिया गया और साथ में जो बच्ची मौजूद थी, अपनी पहचान छुपाने के इरादे से कातिल ने उस बच्ची की भी जान ले ली। पुलिस ने इसके अलावा जब सीन ऑफ क्राइम को बहुत ध्यान से देखा तो पुलिस ने और कुछ चीज़ों को गौर किया। पुलिस का ध्यान कुछ और बातों की ओर गया। एक तो ये कि पुलिस ने देखा कि महिला के शरीर पर जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, जो फैमिली मेंबर्स ने बताए, वो सारे ऑर्नामेंट्स गायब थे और इसके अलावा कुछ और गोल्ड ज्वेलरी जो उस घर में रखी हुई थी वो चीज़ें भी गायब थी। लेकिन शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली पुलिस ने यह भी देखा कि कातिल जो भी था, जिसने भी घर में एंट्री की थी, उसने कोई दरवाज़ा तोड़कर या फोर्सफुली किसी खिड़की की जाली निकालकर वो घर के अंदर नहीं घुसा था, बल्कि दरवाज़ा खुला हुआ था और उसे देखने से ऐसा लगता था कि कातिल की घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री है। मतलब कातिल कोई ऐसा हो सकता था जो इस परिवार को जानता हो। अब पुलिस एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। एक तो पुलिस को शक ये हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉबरी की वजह से कत्ल हो गया। दूसरा, पुलिस को यह भी लग रहा था कि नहीं, रॉबरी वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से फ्रेंडली एंट्री है उससे तो लग रहा है कि कोई जान पहचान का आदमी इस घटना में शामिल है। और आमतौर पर रॉबरी जैसी घटना में या लूटपाट जैसी घटना में ज़्यादातर अजनबी ही होते हैं। ऐसा नहीं कि नोन लोग नहीं होते, लेकिन आमतौर पर अजनबी होते हैं जो किसी भी सॉफ्ट टारगेट को हिट करते हैं। तो पुलिस इन दोनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूज थी। इसके बाद पुलिस ने यह देखा कि जिस तरह से फ्रेंडली एंट्री थी वो तो खैर नोन लोगों की तरफ इशारा कर ही रहा था। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो आसपास के लोगों ने भी बताया कि दोपहर से लेकर शाम तक, जब तक इस डबल मर्डर को लोगों ने डिस्कवर किया, तब तक किसी भी आदमी ने उस महिला की या उसकी बच्ची की कोई चीख नहीं सुनी, दरवाजे पर कोई दस्तक देने, चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं सुनी और किसी भी सस्पेक्टेड कैरेक्टर को, आदमी को उस मौका वारदात के इर्द गिर्द यानी उस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द किसी ने नहीं देखा। तो कुल मिलाकर लोगों की तरफ से पुलिस को कोई भी लीड या क्लू इस मामले में नहीं मिल सकी और पुलिस इस सोच में पड़ गई कि यह मामला रॉबरी का है या फिर कोई एनिमिटी का है जिसमें जानबूझकर महिला को टारगेट किया गया है। अब पुलिस जो है वो एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। एक तो पुलिस ये भी देख रही थी कि
जहाँ पर ये घटना हुई है क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या, क्योंकि एक उम्मीद पुलिस की ये होती है, लेकिन ये बात है 2002 की। उन दिनों में सीसीटीवी कैमरा था तो ज़रूर, लेकिन सीसीटीवी कैमरे इतने कॉमन नहीं थे कि आजकल आपको पता है ना, मतलब हाईवे से लेकर गली नुक्कड़ यहाँ तक कि छोटी मोटी पान की दुकान, अपार्टमेंट, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दफ्तरों में। लेकिन ये वो ज़माना है जब सीसीटीवी कैमरे जो है इतने कॉमन या नॉर्मल नहीं थे। ऐसे में पुलिस जो है ये सोच रही थी कि भाई इस मामले को कैसे और एक्सप्लोर किया जाए, पता किया जाए। दिक्कत ये भी थी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह भी था, लेकिन मोबाइल फ़ोन से आज की तारीख में जिस तरह का सीडीआर बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कंपनियां सीडीआर कलेक्ट करती हैं, रखती हैं हर नंबर का, वो एक कॉमन प्रैक्टिस है आज की तारीख में। उस समय में वो कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी, तो सीडीआर वगैरह निकालना या सीडीआर के ज़रिए भी कुछ पता करना ये भी बड़ा मुश्किल काम था। और पुलिस के जो पुराने ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट उस ज़माने में ढूंढना और डिजिटल फुटप्रिंट के ज़रिए किसी किलर तक या किसी क्रिमिनल तक पहुंचना तब बड़ा मुश्किल काम होता था। अब पुलिस का सारा ध्यान उस समय बहुत बारीकी से सीन ऑफ क्राइम को ऑब्जर्व करने पर, पुरानी बातों को याद करने पर, बहुत ज़्यादा मेहनत से केस को सॉल्व करने की कोशिश करने पर, एक जो इंस्टिंक्ट होती है ना पुलिस ऑफिसर की, जिसे हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, उसके ऊपर, प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, आसपास के लोगों से, जानकारों से, रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर ज़्यादातर मामले इसी तरह से उस ज़माने में सॉल्व हुआ करते थे। तो पुलिस, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा कोई स्कोप था नहीं, तो पुलिस इन्हीं सारी तरीक़ों से, बारीक ऑब्जर्वेशन से और डिजिटल जो इंस्टिंक्ट होती है पुलिस की, उसके सहारे, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग के सहारे पुलिस इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने जो पता लगाया सबसे पहले इस महिला के बारे में, तो जानकारी पुलिस को ये मिली कि ये जो परिवार है वो एक मारवाड़ी परिवार है, यानी बिजनेसमैन फैमिली है, वो राजस्थान के मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और ये जो महिला है वो उस परिवार की बहू है और साथ में उस परिवार की आप वो कह लें पोती। और परिवार जो है उसका इलेक्ट्रिक केबल का होलसेल का कारोबार है, काम है, यानी बहुत अच्छा परिवार है, रुपए पैसों से भी काफ़ी संपन्न लोग हैं। तो अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि कहीं इस मर्डर के पीछे कोई बिजनेस राइवलरी, कोई पुराना रुपए पैसों का चक्कर, फाइनेंशियल डिस्प्यूट, किसी से पुरानी दुश्मनी, या फिर परिवार के अंदर कोई अंदरूनी खींचतान या कलह शहमात वाला खेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर ही परिवार के अंदर ही टारगेट किया हो किसी फैमिली मेंबर ने। तो पुलिस इन सारी चीज़ों को पता लगा रही थी, लेकिन पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लू इस मामले में नहीं मिल पा रहा था। इस बीच पुलिस ने यह तय किया कि वो परिवार के लोगों से ही बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से पूछताछ करेगी। थोड़ा वक्त भी पुलिस को देना होता है। उसकी वजह यह है कि जिस परिवार में इस तरह की घटना हुई है, डबल मर्डर हो गया है, उस परिवार के लोगों को थाने पर बुलाकर पूछना, या मान लीजिए पुलिस भी अगर उनके घर चली जाए तो घर में जाकर पूछताछ करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा नुकसान हुआ है और पुलिस हमें ही परेशान कर रही है। पब्लिक भी पुलिस के खिलाफ हो जाती है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस घर वालों से पूछताछ भी करना चाहती थी और बहुत सावधानी भी बरतना चाहती थी। तो पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करने की शुरुआत की और पुलिस ने घर वालों से पूछा भी कि भाई 2-4-10 दिन पहले, महीने भर पहले, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नाते रिश्तेदार किसी से आपकी कोई कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कोई दुश्मनी आपकी चली आ रही हो। सारी बातें, सारी चीज़ों का जवाब नेगेटिव में था। पुलिस ने पूछा कोई नौकर जिसको आपने रिसेंटली नौकरी से हटाया हो, किसी नौकर को आपने डांट फटकार करके निकाला हो। तो घर वालों ने इसका भी जवाब नेगेटिव में दिया, कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ जो नौकर हैं वो सारे पुराने ही हैं और हाल में तो हमने किसी को नहीं हटाया। तो कुल मिलाकर घर वालों की तरफ से पुलिस को कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू इस मामले की पूछताछ में नहीं मिल पाई। लेकिन पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी और पूछताछ करते करते आखिरकार पुलिस को ये पता चला कि इस परिवार में 2 नौकर पहले थे जो मूल रूप से राजस्थान के थे, यानी राजस्थान को बिलोंग करते थे। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये परिवार जो है वो खुद भी एक मारवाड़ी परिवार है। तो इन्होंने राजस्थान के मारवाड़ से ही जो है 2 नौकरों को, 2 लड़कों को हायर किया था जो इनके यहाँ काम करते थे, और वो जो है इनके सालों पुराने नौकर थे। लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले इन दोनों नौकरों को इस परिवार ने, बिजनेसमैन परिवार ने फायर कर दिया था, यानी नौकरी से हटा दिया था। उसके पीछे कुछ वजह थी। इन 2 नौकरों की पहचान सामने आ गई, पता चल गया ये नौकर कौन थे। एक का नाम है दीपाराम
और दूसरे का नाम है आभाराम। तो जब इनके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि दीपाराम और आभाराम इस परिवार के पुराने विश्वस्त नौकरों में थे और दीपाराम तो कुछ समय तक इस परिवार के हाउस हेल्प के तौर पर भी काम करता था, यानी केबल के बिजनेस में या शॉप पर या गोडाउन में जो काम करता होगा वो तो करता होगा, लेकिन दीपाराम चूंकि इतना भरोसे का था कि वो घरेलू नौकर के तौर पर भी कुछ महीनों तक काम कर चुका था। लेकिन दीपाराम के साथ एक बुराई ये थी कि उसका व्यवहार जो है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था और कभी कुछ भी करता था, कुछ भी बोलता था और जिसे कहते हैं ना बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं था वो। एक तो दीपाराम के साथ ये नेगेटिव चीज़ थी और दूसरा ये कि उसे नशे की लत थी। ये भी एक नेगेटिव चीज़ थी जो उसके खिलाफ जाती थी। घर वाले जो उसके मालिक हैं वो काफ़ी इस चीज़ से परेशान थे और जब ये घटना हुई थी उससे तकरीबन 6 महीने पहले, यानी 2001 की ये बात होगी, मिड ऑफ 2001, दीपाराम को इन्होंने जॉब से काम से हटा दिया था और साथ में आभाराम भी हटा था। आभाराम को हटाने के पीछे कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन आभाराम भी नौकरी से हटाया गया था या हट गया था दीपाराम के साथ साथ। तो इन दो लोगों के बारे में पुलिस को पता चला। अब पुलिस ने दीपाराम और आभाराम के बारे में घर वालों से पूछा तो दोनों के बारे में घर वालों ने कहा कि हाँ, ये नौकरी तो हमारे यहाँ करते थे और इनको हमने हटाया भी था, लेकिन ऐसा कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई देख लेने की धमकी उन्होंने हमें दी हो या हमने कहा हो कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली उनको हटाया गया था, वो हट गए थे। लेकिन पुलिस को अब लगने लगा कि हमें दीपाराम और आभाराम के बारे में अब थोड़ी जानकारी जुटानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने खुंदक में आकर इस घटना को अंजाम दिया हो और घर वालों को इसके बारे में पता ही ना हो। तो पुलिस अब दीपाराम और आभाराम के बारे में पता करने लगी और इसी क्रम में एक ऐसा क्लू, एक ऐसी जानकारी पुलिस को मिली जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए, पुलिस को और चौंका दिया। हुआ ये कि ये जिस महिला का कत्ल हुआ था उस महिला के ब्रदर इन लॉ यानी देवर ने दीपाराम को इस घटना से बमुश्किल हफ्ते भर पहले बेंगलुरु में देखा था। अब वो दीपाराम जिसके बारे में ये बताया गया कि वो 6 महीने पहले ही नौकरी छोड़ने के बाद सीधे राजस्थान चला गया, वो हफ्ते भर पहले बेंगलुरु में नजर आया था। और तब जब उस महिला के देवर ने दीपाराम को देखा था तब उसने ये सोचा नहीं था कि दीपाराम जो है इस घटना के पीछे हो सकता है या दीपाराम की भी इसमें कोई भूमिका हो सकती है। उसने देखा कि अरे यार, ये तो दीपाराम है, फिर वो भूल गया। नॉर्मल सी बात है, आदमी किसी पुराने आदमी को देखता है, भूल जाता है। तो उसने ऑब्जर्व किया और भूल गया। लेकिन बाद में जब दीपाराम और आभाराम के बारे में पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की तो उस महिला के देवर ने पुलिस को बताया कि अरे हाँ, मैंने तो हफ्ते भर पहले दीपाराम को देखा था। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो इस घटना में ज़रूर दीपाराम का रोल है। अब पुलिस दीपाराम और आभाराम के बारे में बड़ी खामोशी से पता लगाने लगी और पता लगाते लगाते पुलिस को दीपाराम और आभाराम के ठिकानों का भी पता चला। पुलिस को ये पता चला कि दीपाराम तो नहीं लेकिन आभाराम पास में ही कुछ ऐसे मकान हैं जहां पर प्रवासी मजदूर आकर रहते हैं। उन कॉलोनी में, उन मकानों में एक मकान किराए पर लेकर आभाराम, जो दीपाराम का साथी है, वो आजकल रहता है। पुलिस पहुंची आभाराम के पास और जब पुलिस ने आभाराम के यहाँ दबिश दी तो उसके पास से पुलिस को कुछ चोरी की ज्वेलरी वगैरह मिली। पुलिस को ऐसा लगने लगा कि हो ना हो आभाराम भी दीपाराम के साथ उस मर्डर केस में शामिल होगा। हालांकि दीपाराम को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन पुलिस ने वो ज्वेलरी वगैरह बरामद की और आभाराम से पूछताछ भी करना शुरू कर दिया। जब आभाराम से पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की तो आभाराम ने ये बताया कि दीपाराम तो यहाँ आया नहीं है, वो राजस्थान में ही है। पुलिस को शक होने लगा कि शायद आभाराम झूठ बोल रहा हो, अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे में पुलिस दीपाराम तक पहुंचना तो चाहती थी लेकिन डायरेक्टली उसको पुलिस पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि अगर वो दीपाराम पर शिकंजा कसने की कोशिश करे और अगर उस तक पहुंचने में नाकाम हो जाए तो फिर वो फरार हो जाएगा और ऐसा फरार होगा कि आसानी से मिलेगा नहीं। इसीलिए पुलिस ने एक चाल चली, पुलिस ने तरीका ढूंढा दीपाराम को ट्रैप करने का। पुलिस को पता चला कि दीपाराम का एक भाई, वो भी बेंगलुरु में रहता है और काम करता है। पुलिस ने दीपाराम को तो समन नहीं किया, उसे तो पूछताछ के लिए नहीं बुलाया क्योंकि उसका तो खैर पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने यह तय किया कि वो उसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाएगी और पुलिस ने दीपाराम के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया। दीपाराम के बारे में सारी जानकारी जुटाई, बताया कि एक गंभीर केस के सिलसिले में हम तुमसे पूछताछ कर रहे हैं, तुम्हारे भाई के बारे में। उसके भाई ने दीपाराम के बारे में वो जितना कुछ जानता था वो सारी बातें बताई, लेकिन दीपाराम के प्रेजेंट लोकेशन के बारे में वो कुछ नहीं बता पाया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो राजस्थान में ही रहता है, यहाँ आया था नहीं आया था
कोई ऐसी कंक्रीट जानकारी उसके भाई से पूछताछ करने पर पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ने अलबत्ता उसे बहुत ज़्यादा ग्रिल भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा सख्ती भी उससे नहीं की, लेकिन पुलिस ने एक चालाकी की। पुलिस ने क्या किया, उसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल को ट्रैक करना उस समय इतना कॉमन नहीं था। सारी डिटेल्स जो है, जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होते हैं, कंपनीज़ के पास होते हैं, वो सारी चीज़ें रिट्रीव करना भी उस ज़माने में इतना आसान नहीं था। लेकिन कोई पर्टिकुलर नंबर अगर मिल जाए तो उसको सर्विलांस पर लगाकर पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा सकती थी। उसकी एक लंबी प्रक्रिया भी होती थी उस समय। इतनी आसानी से नहीं था कि एक पुलिस ऑफिस से फ़ोन जाए और सारी चीज़ें जो है वो हैंडी तरीके से मिल जाए। तो पुलिस ने दीपाराम का जो भाई है उसका मोबाइल नंबर कलेक्ट किया, और मोबाइल नंबर कलेक्ट करने के बाद दीपाराम के भाई को जाने दिया, और उस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा लिया। पुलिस ने जब उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो पुलिस इंतज़ार करती रही कि यह आदमी जो है अपने भाई दीपाराम को आज नहीं तो कल फ़ोन करेगा, पता चलेगा कि दीपाराम कहाँ है, क्या है, या फिर दीपाराम इसको फ़ोन करेगा। पुलिस इंतज़ार करती रही, बिल्कुल उसी तरह से इंतज़ार कर रही थी जिस तरह से मान लीजिए कहते हैं ना कि बहुत शार्प तरीके से, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए इंतज़ार करता है, तो पुलिस एक तरह से घात लगाकर इंतज़ार कर रही थी। तो इंतज़ार का फल मीठा निकला। हुआ ये कि 3 दिन बाद सूरत से एक फ़ोन दीपाराम के भाई के मोबाइल पर आया, और इसमें सूरत से फ़ोन करने वाले शख्स ने दीपाराम से बातचीत भी की। बातचीत क्या हुई ये तो पुलिस को इतना पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही सूरत से ये फ़ोन दीपाराम के मोबाइल पर आया तो पुलिस जो है उस नंबर के बारे में पता लगाने लगी कि किस नंबर से फ़ोन आया। सर्विलांस पर पुलिस ने लगा ही लिया था दीपाराम के भाई का फ़ोन। तो जब पुलिस ने पता लगाना शुरू किया तो पुलिस को पहले लगा कि शायद सूरत के किसी मकान से या घर से फ़ोन आया होगा, कोई नाते रिश्तेदार, या हो सकता है दीपाराम ने ही अपने घर से फ़ोन किया हो। लेकिन पुलिस ने देखा कि जो फ़ोन आया था वो एक पीसीओ का था, पब्लिक फ़ोन बूथ का। उस समय एसटीडी पीसीओ का बड़ा चलन था। आज की तरह नहीं है कि हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, आपने ज़ीरो प्रीफिक्स किया और किसी भी मोबाइल नंबर पर बैठे बैठे फ़ोन लगा लिया। उस समय में फ़ोन करने के लिए आदमी को ट्रैवल करके अगर एसटीडी कॉल करना है तो पीसीओ में जाना पड़ता था, और एक एसटीडी कोड भी जो है डायल करना पड़ता था। जो बिल्कुल नए लोग हैं, मतलब यंग हमारी पीढ़ी के लोग, उनको शायद इतना ना भी पता हो, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। तो एनीवे, पुलिस को ये पता चला कि पब्लिक फ़ोन बूथ से किसी ने दीपाराम के भाई को फ़ोन किया था, और वो फ़ोन बूथ जो है सूरत का था। अब पुलिस की एक टीम फ़्लाइट लेकर सूरत पहुंची। एक्सपेंसिव मामला था उस ज़माने में, फ़्लाइट भी इतना इजी मामला नहीं था। तो पुलिस की एक टीम सूरत पहुंची और उस पीसीओ तक भी पहुंची जिस पीसीओ से वो कॉल जनरेट हुआ था, किया गया था। सादे लिबास में पुलिस की एक टीम वहाँ तैनात हुई। एक मारवाड़ी लड़के को भी पुलिस साथ में ले गई जो कि लैंग्वेज वगैरह समझता हो, और अगर किसी मारवाड़ी को ग्रिल करना हो, पकड़ना हो, तो ये लड़का जो है मीडिएटर का काम करे। इस तरह से पुलिस पूरी तैयारी से वहाँ पहुँची। पीसीओ के बाहर पुलिस तैनात हो गई और इंतज़ार करने लगी। कई घंटों तक उसी पीसीओ के बाहर पुलिस खड़ी रही, बैठी रही, सादे लिबास में घूमती रही, और आखिरकार उस पीसीओ में पुलिस ने एक शख्स को, एक नौजवान को आते हुए देखा। बहुत सारे लोग आ रहे थे, ऐसा नहीं कि पीसीओ में कोई पहली बार कोई नौजवान आया, लेकिन उस नौजवान ने जो नंबर डायल किया उसके आगे उसने एसटीडी कोड प्रीफिक्स किया 080, यानी सूरत से वो फ़ोन कर रहा था और फ़ोन करने के लिए उसने 080 का एसटीडी कोड प्रीफिक्स किया। अब जो ये एसटीडी कोड प्रीफिक्स किया, ये एसटीडी कोड जो है बेंगलुरु का था। पुलिस चौकन्नी हो गई और अब पुलिस ने उस आदमी को बहुत गौर से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उस आदमी के बारे में एक और बड़ी क्रूशियल लीड या जानकारी पुलिस के पास थी। वो ये कि ये जो दीपाराम नाम का आदमी है, ये चूंकि उस इलेक्ट्रिक केबल वाले शॉप में भी उस परिवार के साथ सालों साल काम कर चुका था, तो इलेक्ट्रिक केबल की दुकान में काम करते करते उसका इंडेक्स फिंगर जो है वो तारों की नपाई और घिसाई और खिंचाई करते करते काफ़ी मोटा हो गया था। कुछ कट मार्क्स भी उस फिंगर पर थे, लेकिन फिंगर जो है वो अनयूजुअली मोटा था। इंडेक्स फिंगर वो इसलिए कि तार खींचता था ना वो। तो ये एक जानकारी दीपाराम के बारे में पुलिस को थी। पुलिस ने 080 डायल करने वाले आदमी को जब गौर से देखा तो देखा कि उसका इंडेक्स फिंगर काफ़ी मोटा सा है। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यही दीपाराम है। कुछ तस्वीरें भी पुलिस लेकर गई थी, तस्वीरों के साथ भी पुलिस ने मिलान किया। तो इस तरह से एक एक करके कई सारी चीज़ें पुलिस को मिली,
जिसके सहारे पुलिस ने दीपाराम को वहाँ पर दबोच लिया और उसको पुलिस बेंगलुरु लेकर आई। रास्ते भर पुलिस पूछताछ करती रही, बेंगलुरु में भी पूछताछ हुई। क्लियर कट डबल मर्डर का केस था और इस मर्डर के पीछे थी खुन्नस एनिमिटी, क्योंकि दीपाराम को ऐसा लगता था कि वो जो मारवाड़ी परिवार है उसने उसे नौकरी से निकालकर उसे बहुत बेइज्जत किया, जलील किया और वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसी इरादे से वो बाहर था ज़रूर, लेकिन वहाँ से लौट कर आया था बाकायदा, और लौट कर आने के बाद उसने घात लगाकर उस परिवार पर हमला किया और उस परिवार की बहू और पोती का कत्ल कर दिया। उसके साथ ज्यादती भी की। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई गोल्ड की ज्वेलरी और उसकी निशानदेही पर सूरत में कुछ ज्वेलरी उसने जो बेची थी वो सारी चीज़ें बरामद की। बहुत कंक्रीट एविडेंस, प्रूफ पुलिस ने उसके खिलाफ इकट्ठा किए। इसमें ये पूरे इन्वेस्टिगेशन जो भी मैंने आपको सुनाया उसके डिटेल्स जो है चार्जशीट का हिस्सा बने और इस तरह से पुलिस ने कंक्रीट चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसके आधार पर 2002 में ये घटना हुई थी। 2003 22 जुलाई को लोअर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन आरोपी अपने बचाव में हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। और फिलहाल ये जो दीपाराम है, जो एक अकेला किलर था इस मामले में, उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और वो आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहा है। तो ये थी पूरी कहानी। इन्वेस्टिगेशन की डिटेल चूँकि बहुत ज़्यादा माइन्यूट थी और मैं आज देखिए काफ़ी रिसर्च करके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। आज मैं आप लोगों का कोई कमेंट्स जो है वो नहीं ले रहा हूँ, नहीं किसी कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि अगली बार जब भी मैं आऊँगा आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा और कुछ सवाल जो आपके होंगे उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।